और उधर जोशीमठ को जिस बात का डर था वो आज हो गया। आज जोशीमठ की पहली सरकारी बिल्डिंग टूट गई। 2 होटल्स को तो पहले ही गिराया जा रहा था, अब 5 बिल्डिंग्स में डिमोलिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस इसमें पहले नंबर पर है। इस गेस्ट हाउस पर आज बुलडोजर चला। अब जोशीमठ के 800 से ज्यादा घरों पर खतरा मंडरा रहा है। इन घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। आगे क्या होगा, कब होगा, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जोशीमठ के लोग बहुत डरे हुए हैं। जोशीमठ की करंट पिक्चर क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। जोशीमठ में अब बुलडोजर भी एक्शन में आ गया है और इसी के साथ अब फोकस 2 तरफ शिफ्ट हो गया है। पहला स्पॉट है होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू और दूसरा स्पॉट इससे करीब 100 मीटर की दूरी पर पीडब्ल्यूडी का सरकारी गेस्ट हाउस है। अभी तक होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को हथौड़े से गिराया जा रहा था। अब पीडब्ल्यूडी के सरकारी गेस्ट हाउस के डिमोलिशन का काम शुरू हो गया है। इसे तोड़ने के लिए बुलडोजर को लगाया गया है। पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस पहली सरकारी इमारत है जिसे तोड़ने का काम शुरू हुआ है और पहली बार जोशीमठ में डिमोलिशन के काम में बुलडोजर को लगाया गया है। यहाँ पहले एक नोटिस लगाया गया था जिसमें लिखा था अनयूजेबल, फिर दूसरा नोटिस लगाया गया जिसमें लिखा था डिमोलिश। अब डिमोलिशन का काम शुरू हो गया है। जोशीमठ में सरकारी भवनों पर बुलडोजर चलने लग गया है। वो सरकारी भवन जो पूरी तरीके से खतरे की जद में आ गए थे, उनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी, लेंटर टूट गए थे। अब क्योंकि उनके आसपास की इमारतें जो हैं उनमें भी खतरा हो सकता था, इसी वजह से ये जो सामने आप कार्रवाई देख रहे हैं बुलडोजर से, ये असल में पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है। ये पीडब्ल्यूडी का जो गेस्ट हाउस है, इस गेस्ट हाउस के अंदर जो है काफी ज्यादा दरारें आ गई थी। शुरुआत में ही 3 से 4 जनवरी के आसपास दरारें आ गई थी और उसके बाद ये आधी बिल्डिंग जो है झुक गई थी। अब क्योंकि ये जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, ये एक पहाड़ी पर ऊंचाई की तरफ है, आसपास चिपके हुए मकान इससे नहीं है। यही वजह है कि होटल मलारीन और माउंट व्यू को जिस तरीके से मैनुअली हथौड़े और ड्रिलिंग के जरिए तोड़ा जा रहा है, इसको ऐसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसे सीधा यहाँ पर बुलडोजर और क्रेन के जरिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आधी बिल्डिंग थी उसे तोड़ा जा चुका है और इसी तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को बुलडोजर के सहारे तोड़ दिया जाएगा। जोशीमठ में इस वक्त 5 फ्रंट पर काम चल रहा है। डिमोलिशन, रिहेबिलिटेशन, कंपनसेशन, रिलीफ और रिसर्च। मुश्किल बड़ी है, इसीलिए चैलेंज भी बड़ा है। लेकिन जोशीमठ में 24/7 काम चल रहा है। जिन मकानों में दरार आ गई है उनकी पहचान की जा रही है। जहां ज्यादा खतरा है उसे एक एक करके तोड़ा जा रहा है। लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें कंपनसेशन दिया जा रहा है और जोशीमठ के सिचुएशन की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो हम लोग जोशीमठ की प्रत्येक दिन की डे बाय डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भूधसाव से संबंधित और आपदा के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार के 8 संस्थान लगातार इस पर काम कर रहे हैं। सभी की रिपोर्ट आएगी और सभी की रिपोर्ट आने के बाद एनडीएमए के साथ सारी रिपोर्टों का आकलन करके एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके आधार पर उसका जो आगे का ट्रीटमेंट का प्लान है उस पर काम होगा। इसके साथ साथ जो पुनर्वास होना है उसके लिए भी नए स्थानों का जो वैकल्पिक रूप से चयन किया गया है उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। जोशीमठ में इस वक्त सिचुएशन काफी टफ है, लेकिन करीब 65% लोग अभी भी जोशीमठ में ही रह रहे हैं। 310 परिवार अब तक सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किए जा चुके हैं। 838 लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा जा चुका है। 849 मकानों में दरारें काफी चौड़ी हो चुकी हैं। 167 मकानों पर क्रॉस का साइन लगा दिया गया है। जोशीमठ के जिस मारवाड़ी गांव के पास पानी का रिसाव लगातार हो रहा है, वहां बगल में मौजूद जेपी कॉलोनी में खतरा बढ़ गया है। जेपी कॉलोनी में 15 घरों को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है। बहुत जल्द इन्हें भी तोड़ा जाएगा। जेपी कॉलोनी में दरारें कितनी चौड़ी हैं इसका अंदाजा आप तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। ये जेपी कॉलोनी की अन्नपूर्णा किचन है जिसमें यहाँ के कर्मचारी अपना लंच करते थे, लेकिन अब यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। इस वक्त हम उसी जेपी कॉलोनी की किचन में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी यहाँ की अन्नपूर्णा किचन है जिसे बंद कर दिया गया है और बंद करने की वजह आप देख लीजिए। जहां पर हम खड़े हुए हैं ये
एक बड़ी किचन है और इसका स्ट्रक्चर जैसे मैं अपने हाथ से आपको दिखाना चाहूं, ऐसे किचन होती है या ऐसे स्ट्रक्चर है, ये ऐसे हो गया है, पूरा बैंड हो गया है। हम टेढ़ी जगह पर खड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। एक किचन है, काफी बड़ी किचन है, जहां पर जेपी के जितने एम्प्लॉयज यहां पर रहते हैं उनके लिए यहां पर खाना बनता था। लेकिन जैसे जैसे दरारें आई, क्योंकि यहां पर बगल में से ही वो झरना निकल रहा है जिसमें काफी लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी यहां पर बह रहा था और जो मिट्टी को लगातार नीचे की तरफ धकेल रहा था। यहां पर आप फर्श, मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखाता हूं, ये देखिए, ये ऐसे बेंड हो रही है, रसोई बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। और यहां से आपको ये तस्वीरें समझ में आएंगी इस किचन की कि पूरा फर्श उखड़ गया है, टेढ़ा हो गया है। सामने जो आप दीवार देख रहे हैं वो फट गई है और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ बड़ी बड़ी दरारें हैं। किसी भी वक्त ये हिस्सा जो है जहां पर हम खड़े हुए हैं ये भरभरा के नीचे गिर सकता है। ये डाइनिंग हॉल है बेसिकली किचन के बाद। और जब हम यहां पर आते हैं, जो वॉशिंग एरिया है, ये गैलरी है और यहां पर खड़ा होना बेहद खतरनाक लग रहा है क्योंकि यहां की आप तस्वीरें देखिए, हम बिल्कुल बेंडिंग पॉइंट पर खड़े हुए हैं और आगे जो जगह है, जो बाथरूम है, वो पूरा टेढ़ा हो रखा है। एक बात तो क्लियर है कि जोशीमठ अब खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए टेम्पररी रिलीफ के अलावा परमानेंट रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत तेजी से प्लानिंग की जा रही है। जोशीमठ के लोगों को कहां बसाया जाएगा, इसके लिए लोकेशन फाइनल करने का काम चल रहा है। अभी तक 3 लोकेशन सामने आई हैं, पीपल कोटी, कोटी फार्म और ढाक गांव। पीपल कोटी जोशीमठ शहर से करीब 36 किलोमीटर दूर है। कोटी फार्म में भी लोगों को बसाया जा सकता है, ये जोशीमठ से 12 किलोमीटर दूर है। ढाक गांव भी जोशीमठ से 12 किलोमीटर दूर है। यहां पर भी परमानेंट रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है। पीपल कोटी में जमीन तय कर ली गई है। जीएसआई ने पीपल कोटी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पहले फेज में यहां पर 2 हेक्टेयर जमीन पर 125 से 130 परिवारों को बसाया जाएगा। लोगों को यहां पर पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। जो लोग मुआवजा लेकर खुद से मकान बनाना चाहते हैं उनके लिए वो ऑप्शन भी दिया जाएगा। चमोली का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जोशीमठ के लोगों से खुद सुझाव मांग रहा है। जोशीमठ में भूदसाव की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी जो प्रभावित परिवार हैं उन सभी से हम सुझाव मांग रहे हैं कि जो स्थायी विस्थापन हो और जो नया जोशीमठ हम बसाएंगे वो किन स्थानों पर उचित रहेगा। और भी कोई अगर ऐसी भूमि है या कोई जगह है जो लोग अपने सुझाव देना चाहते हैं तो हम सभी से सुझाव मांग रहे हैं। और हमारी मंशा यही है कि जो प्रभावित परिवार हैं उन्हीं के सुझावों के अनुरूप ये स्थायी विस्थापन की कार्रवाई हम अच्छे से कर पाएं। जोशीमठ में लोगों के घर ही नहीं, बैंक भी शिफ्ट किए जा रहे हैं और बैंक में जमा करेंसी भी दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है। जोशीमठ में करीब 8 बैंकों की ब्रांचेस हैं। इन बैंकों में जमा 125 करोड़ रुपए की करेंसी अब तक जोशीमठ से कर्णप्रयाग शिफ्ट कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जोशीमठ में कैश की शॉर्टेज भी हो सकती है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर ने इस आशंका को खारिज कर दिया है। एहतियात के तौर पे कुछ ज्यादा पैसा जनरल मैकेनिज्म के हिसाब से ही कुछ ज्यादा पैसा हम लोगों ने अदर करेंसी चेस्ट में दे दिया है। पर अभी भी हमारे पास इतना पैसा है, इतना करेंसी है कि हम लोग आराम से जितने भी शाखाएं बैंक हैं यहाँ पे और लोग हैं उनके आवश्यकताओं को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। जोशीमठ पर जो संकट आया है उसकी साइंटिफिक एनालिसिस की जा रही है, लेकिन इसका एक रिलीजियस और माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। ये जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है जहां भगवान नरसिंह विराजमान है। कहते हैं कि उनकी बाएं हाथ की कलाई पतली हो रही है। एक समय ऐसा आएगा जब उनके बाएं हाथ की कलाई टूट जाएगी, उसके बाद बद्रीनाथ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसका जिक्र लघु कैलाश नाम की किताब में भी है और स्कंद पुराण के हवाले से ये बातें लिखी गई हैं। स्कंद पुराण जो है उसमें ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, मेरे पीछे नरसिंह मंदिर है और ये मान्यता है जो कि पुराणों में लिखी हुई है कि एक वक्त ऐसा आएगा कई लाख सालों बाद कि यहां पर नरसिंह मंदिर के अंदर भगवान नरसिंह की जो मूर्ति है उनकी बाई कलाई जो है वो खंडित हो जाएगी। और जब वो खंडित हो जाएगी उस वक्त नर नारायण पर्वत है जहां पर बद्रीनाथ धाम का मंदिर अभी जहां पर मौजूद है, वो दोनों पर्वत जो है आपस में मिल जाएंगे। उन्हें जय विजय पर्वत भी कहा जाता है। जब ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे उसके बाद ये पूरा का पूरा रास्ता जो है बंद हो जाएगा, रास्ते खत्म हो जाएंगे और उसके बाद बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचेंगे भविष्य बद्रीनाथ।
बद्रीनाथ धाम अभी जोशीमठ से करीब 45 किलोमीटर दूर है और जोशीमठ से 20 किलोमीटर की दूरी पर भविष्य बद्री का स्थान है। लेकिन भविष्य बद्री तक पहुंचने का रास्ता क्या है, वहां इस वक्त क्या है, ये देखने के लिए अभय पराशर खुद भविष्य बद्री की यात्रा पर निकले। बर्फ से ढकी दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए अभय पराशर उस जगह पर पहुंचे जहां भविष्य बद्री का मंदिर है। स्कंद पुराणों की मान्यताओं की अगर बात करें तो उसकी मान्यताओं के अनुसार आने वाले वक्त में बद्री धाम बाबा के दर्शन करने के लिए अभी लोग जहां पर जाते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि जोशीमठ मंदिर के अंदर जो नरसिंह भगवान का मंदिर है, वहां पर नरसिंह भगवान की 22 कलाई जब टूट जाएगी, उसके बाद जो नर नारायण पर्वत है वो आपस में मिल जाएंगे और जब वो आपस में मिल जाएंगे तो बद्री बाबा के दर्शन करने के लिए जोशीमठ से आगे करीब 45 किलोमीटर जहां पर श्रद्धालु जाते हैं, उन दोनों पर्वतों के मिलने से वहां पर से बद्री धाम जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा और इन जिन दुर्गम पहाड़ियों में सकता मौजूद है भविष्य बद्री धाम मंदिर जो है वो यहां से मेरे पीछे आप सामने जो जगह देख रहे हैं वहां पर भविष्य बद्री धाम मंदिर होगा और यहीं पर लोग दर्शन किया करेंगे। इस तरीके की मान्यता है। हालांकि जो नीचे कई सारे गांव हैं, जोशीमठ से तकरीबन 25 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों में ये जगह है जहां पर भविष्य बद्री धाम मंदिर का जो एक छोटा मंदिर है वो यहाँ पर बन गया है। और जो यहाँ के पुजारी हैं उन्होंने हमें दर्शन कराए, उन्होंने हमें दिखाया कि जो चट्टान है उसमें बद्री धाम बाबा की जो शिलाएं हैं वो यहाँ पर बननी शुरू हो गई हैं, मूर्ति यहाँ पर बननी शुरू हो गई है और यहाँ पर पूजा भी की जा रही है। भविष्य बद्री का मंदिर पंच बद्री का एक हिस्सा है। यहाँ फिलहाल कोई भीड़ तो नहीं दिखती, लेकिन एक पुजारी है जो मंदिर की देखभाल करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। जोशीमठ पर जो संकट आया है उसका कनेक्शन भविष्य बद्री से भी है। कुछ लोग इस थ्योरी को मानते हैं, लेकिन ये भविष्य की बात है। जोशीमठ में फिलहाल इसका साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है। पहाड़ धंसने की एग्जैक्ट वजह तलाशी जा रही है और उसी के मुताबिक आगे की प्लानिंग की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।